हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल DRC क्लासेस और मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान। बेटा, अगर आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छा नहीं गया है और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि मैथमेटिक्स में कहां से हम चैप्टर्स की शुरुआत करें और कहां चैप्टर को हम लोग खत्म करें और इसी कंफ्यूजन में हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। मैं आज आपके लिए टोटल 7 ऐसे चैप्टर्स लेके आया हूं जिनमें से फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हमेशा से हर साल वही क्वेश्चंस देती है, सिर्फ और सिर्फ वो डिजिट को चेंज करती है। तो बेटा, इस पूरे लेक्चर में मैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट उन 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपको दूंगा। और अगर आपने वो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए, बिलीव मी, आपके 40 to 50 मार्क्स बहुत ही इजीली आप स्कोर कर पाएंगे, चाहे आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज किया हो या फिर आप लोगों ने बेसिक्स मैथमेटिक्स चूज किया हो। तो बेटा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर टॉपिक में बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमको आना ही चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बचपन से भी आप लोग सीख रहे हैं। कोई भी नंबर है तो उसमें एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी कभार क्वेश्चंस को पूछा जाता है। फिर बेटा, एचसीएफ और एलसीएम, इन सबसे रिलेटेड एक आपने कंडीशन भी आपने देख रखी होगी, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और उन टू नंबर्स को कभी कभार हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो ये एल्गोरिदम जो है, जो ये रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का, और जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, और इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अगला है हमारे पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फंडामेंटल अर्थमेटिकल जो थ्योरम जो है वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। 2 नंबर में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पिछले कुछ टाइम से फंडामेंटल अर्थमेटिक का स्टेटमेंट लिखने के लिए तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, इस पे बेस्ड एप्लीकेशंस जरूर हैं। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रूव दैट अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 इररेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है और इसका वेटेज कम से कम 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है कि चेक वेदर 6 की पावर n है। बेटा, यहाँ पे ये यहाँ n नहीं है, 6 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। 3 से 4 लाइन का बेटा इसका सोल्यूशन है, सिर्फ आपको वो स्टेटमेंट्स लर्न करने हैं। अगर 6 की पावर अगर n आएगा, 8 की पावर अगर n आएगा, या किसी भी नंबर के ऊपर पावर n आएगा, बस यहाँ यही चेंजेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी एज इट इज सेम क्वेश्चन में सेम आपको 4 से 5 लाइन जो फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम जो है इस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में से इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ। हम कब स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे काफी सारे, वहां आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो बेटा बहुत इजी है। आपने एक छोटी सी चीज को जब इस चैप्टर को परफॉर्म कर रहे होंगे तो एलसीएम के बारे में अगर देखा होगा तो एलसीएम हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, मतलब लार्ज नंबर निकलता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी निकलती है। लेकिन वहीं अगर आपने एचसीएफ इन दोनों को कंपेयर किया होगा तो इन दोनों में से एचसीएफ हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में एक छोटी सी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कुछ बर्फीज है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, और उनको अगर ट्रे में क्या करना है, अलाइन करना है, तो उन बर्फी को इक्वली अगर अलाइन करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड भी हैं। फिर कुछ सोल्जर वाले क्वेश्चन है कि अगर एक बटालियन में 1000 या 1200 अगर वो बटालियन में सोल्जर्स हैं और उनको लाइंस में हमें खड़ा करना है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वहां हम लोग एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा ये बात हमको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। That's it. इतना ही है इस पूरे चैप्टर में, बाकी कुछ ज्यादा खास बिल्कुल भी नहीं है। अगले बेटा अगर मैं चैप्टर में बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। कोई भी एक जनरल सी इक्वेशन दे रखी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पूछा जाएगा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये x नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि जो ये हमारे पास में वेरिएबल है, इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है।
तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि इस ग्राफ को एनालिसिस करिए और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अभी तक नहीं की है, मैं आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। और जो मैं यहाँ 7 चैप्टर्स जो आपको बता रहा हूं, जिनके बारे में मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाइए और उसमें से ये 7 चैप्टर सबसे पहले कर लीजिए। तो उसमें पहली एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल की है वो बेटा यही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस अगर शेप को अगर आप एनालिसिस करते हैं तो, और इस शेप को एनालिसिस करते हैं तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्लियर है? उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि इस पे स्टार भी लगा हुआ है, कि एक इक्वेशन आपको दे दी और उस इक्वेशन से किस तरीके से आपको जो कॉफिशिएंट्स और उसके जो रिलेशन जो है कॉफिशिएंट्स जीरोस के साथ में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कई बार पूछा गया है। और बेसिक्स में तो ये क्वेश्चंस को मैंने देखा हुआ है कि ये 3 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चंस गया है इसका वेटेज। एक जनरल सी छोटी सी इक्वेशन आपको दे दी और उस इक्वेशन को बोला गया है कि इस इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले इसके जीरोस निकाल दीजिए और इसको वेरीफाई करिए कि इसका आंसर जो है वो क्या आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। पहले चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था जब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब इसमें इंट्रोड्यूस था, लेकिन सीबीएसई ने अब उसको हटा दिया है। तो जो एनसीईआरटी में हमें दे रखा है हम सिर्फ उसी के हिसाब से क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। कहने के लिए और करने के लिए तो बेटा इसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको मेनली सिर्फ जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हीं को प्रेफरेंसेस सबसे पहले देना है। तो पहले ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो था, जीरो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आई मीन जो ग्राफ आपको दे रखा है इसको एनालिसिस करना है, एंड दूसरा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तीनों पार्ट आपको सिर्फ पॉलिनोमियल अगर आप कर लेंगे और इस पार्ट को अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो बहुत हद तक पॉलिनोमियल से भी आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे चैप्टर बहुत ब्रॉड है बेटा, बहुत ब्रॉड है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इस सेगमेंट में इसलिए रखा है कि लास्ट वाले जो क्वेश्चंस जो हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए आप साइड में कर दीजिए। उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। जिसमें पहले आपको बेटा ग्राफ बनाना आना चाहिए। कोई भी 2 इक्वेशंस दे रखी होंगी, जैसे कि मैं आपको एक रैंडम इक्वेशन दे रहा हूं, 2x + 3y = 7 और 5x + 4y = 8। ये बेटा मैंने रैंडम इक्वेशंस लिए हैं और इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में आपको x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन बेटे 5 मार्क्स का मैंने कई बार एग्जामिनेशन में देखा है और हाल ही में भी आया है। अगर आपने लास्ट टू लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चंस अगर देखे हैं या क्वेश्चन पेपर को एक बार अगर आपने एनालिसिस किया है तो उसमें भी आपने क्वेश्चंस को देख रखा होगा। उसके बाद में बेटा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 हैं। कोई भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करने के ये 2 तरीके हैं। इनमें से कोई किसी भी एक तरीके को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पहले पूछा जाता था कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए और मेथड का नाम मेंशन होता था, बट आजकल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कई बार आया है। जैसे कि इसका जो कॉफिशिएंट है 141 है, ये पहचान है इस क्वेश्चन की, और ये है हमारे पास में y का कॉफिशिएंट। अगली इक्वेशन में अगर इसे कंपैरिजन करेंगे तो जो y का जो यहाँ कॉफिशिएंट जो था वो x का कॉफिशिएंट बन गया है, और पहली वाली इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट था वो y का कॉफिशिएंट बन गया है। तो इनके लिए भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर लेंगे, बहुत छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, और एक बार इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। उसके बाद भी आपकी 2 छोटी छोटी सी इक्वेशंस बन जाएंगे एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी बेटे 2 से 3 मार्क्स में मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में मैंने देखा है। आगे है अभी जैसे कि बाउंडेड लाइन है, x + y = 10 है। अभी आप क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये क्वेश्चंस भी काफी बार पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। और बेटा ये जो पार्ट है इस पे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी बार आए हैं। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही आपको ये टेबल दे रखी है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अगर हम सॉल्यूशन पे बेस अगर बात करते हैं, अगर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं सिंपली, और आपको ये कह दिया जाए कि इन इक्वेशंस को देख के आपको ये जज करना है बिना ग्राफ को ड्रॉ किए कि इनका ग्राफ बनेगा तो बनेगा कैसे। क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी,
क्या वो पैरेलल लाइन होंगी और क्या वो कोइंसाइड लाइन होंगी। तो उसके लिए बेटा ये कंडीशन और ये पूरी टेबल हमारी क्या करेगी, हमें यूज करेगी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये a1 a2 है क्या बेटे, ये जो x है ये y है, इनके कोफिशिएंट्स को जब आप रेशियोज में रख देंगे और वहां रेशियो a1 और a2 का बराबर नहीं आया b1 और b2 के, तो वहां पे हमेशा कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और अगर ग्राफिकली अगर बात करते हैं, अगर इनके सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा इनका क्या आएगा, एक ही सॉल्यूशन इनका निकलने वाला है। तो ये टेबल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इनसे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभार क्या होता है बेटा, दो इक्वेशंस दे दी आपको, मान लीजिए कि मैंने लिखा 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 और मैंने यहां पे लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ये भी बेटे मैंने रैंडम इक्वेशंस ली है और आपको बोलेंगे कि भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहां आपको ये बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड आपको क्या करना है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में मैंने काफी बार मैंने एग्जामिनेशन में देखा है। तो अगर ये कंडीशन आपको पता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अब बेटा ये किस पे बेस्ड है, ये इस टेबल पे बेस्ड है। अगर ये टेबल आपको मालूम है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इनमें से करना क्या था आपको, जो इनके कोफिशिएंट्स है, अब जैसे कि यहां रेशियोज बनाएंगे a1 अपॉन a2 का तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, k अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ पे 10 अपॉन 15 हो जाएगा। अब जो भी आपको रेशियोज तीनों आपस में बराबर हैं, या तो आप इन दोनों को चूज कर लीजिए या फिर आप इन दोनों को चूज कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। इतने इजी क्वेश्चंस हैं बेटे। अभी मैंने इस पूरे चैप्टर में मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के बारे में तो कोई भी जिक्र किया ही नहीं है, उनको फिलहाल अभी साइड में रख दीजिए। क्लियर है? ये इतना पार्ट इस पूरे चैप्टर में से क्या करना है बेटा, आपको अपने दिमाग में रखना है। अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमको पता होनी चाहिए। ये इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 इक्वेशंस दे रखी होंगी और उनको बेटा हल्का से जब आप सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि भैया एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देख के आपको जज नहीं करना। हल्का सा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहां मैंने क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इनको हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी और फिर इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही और जो इक्वेशंस दे रखी है इन सबको आपको हल्का हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद में अगर जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे बारे में बात करते हैं बेटा, सेकंड इसमें है हमको जो रूट्स जो उसके निकलते हैं उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए। और वो नेचर के बारे में बेटा कैसे पता चलता है, वहां हम d का फॉर्मूला यूज करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसकी 3 कंडीशंस भी हैं, जैसे कि d की वैल्यू क्या होगी बेटे, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी, या d की वैल्यू ज्यादा होगी 0 से, या d की वैल्यू क्या होगी 0 से कम होगी। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, आई होप इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो क्वेश्चन बेटे यहां से भी काफी बार आया है, तो इनको जब तक आप लोग एक बार अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे और इनको याद नहीं करेंगे इनके नेचर ऑफ द रूट्स को, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और इनमें से भी क्वेश्चंस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले आते हैं। और वो क्वेश्चन बेटे कैसे होगा, इसमें शायद नहीं दिया है, मैं अपनी साइड से कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है और इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और एड ऑन करके मैंने आपको यहां क्या बोल दिया है कि इसके जो नेचर जो है वो क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। याद रखा है ना, इससे पहले वाले टॉपिक में भी k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस थे और यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं। यहां हमारे पास में 3 जो टोटल कंडीशंस होती है,
रियल एंड अनइक्वल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, ये डी से रिलेटेड जो हमारे पास में है, इनकी तीनों कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। अगला पार्ट बेटा क्या है कि जो सॉल्व जो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो हमारे पास में टोटल कितने हैं, टोटल वेज जो है वो है अभी 3, लेकिन एक जो है इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो सीबीएसई ने कैंसिल आउट करवा दिया है। तो दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में और जनरल लैंग्वेज में मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, तो कोई भी इक्वेशन आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बेटा आना चाहिए। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला है जिसको हम धराचार्य भी बोलते हैं। दो तरीके से आप कर लीजिए, या तो पहले डी की वैल्यू निकाल लीजिए, या डायरेक्ट आपके पास में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बहुत तगड़ा सा फॉर्मूला है, या तो डायरेक्ट आप उसमें रख लीजिए, या डी की वैल्यू अलग निकाल लीजिए और फिर फॉर्मूला माइनस बी और अंडर रूट के अंदर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वो फॉर्मूला देखा ही होगा और सुना होगा, x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर आपने डी की वैल्यू निकाल ली है तो मैं तो वैसे बच्चों को यही फॉर्मूला में ज्यादातर मतलब क्या करता हूं, इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि डी की वैल्यू अब छोटी सी कैलकुलेशन हो जाती है, पहले आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन उस वैल्यू को यहाँ प्लस माइनस में एक बार प्लस में पुट कर देंगे और एक बार माइनस में पुट कर देंगे। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बेटे आप लोगों को नंबर 100% दिलाएंगे। और मुझे नहीं लगता, जैसे कि यहाँ मैंने पी की वैल्यू या के की वैल्यू, ये आपके पास में इक्वेशन दे रखी है और इसमें क्या करना है, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस सी। अब आपको क्या करनी है, यहाँ से x की वैल्यू को बेटे फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, कभी कभार क्या करते हैं, ये ए बी सी की जगह पे कोई एक नंबर दे देते हैं आपको, लेकिन करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हल का सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चंस मैंने 3 मार्क्स में देख रखा है। इसमें भी लेटर ऑन अगर आप नेक्स्ट हाफ के बाद में अगर आप जाएंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि बेसिक वाला पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट फिलहाल का हमारा कितना है, 40 to 45 अचीव करना है। तो सबसे पहले जो इजी जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर्स में से निकाले हुए हैं और मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, फिलहाल उन्हीं पे फोकस करिए। इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले अभी जो है 7 चैप्टर्स के बारे में जो बात की है, उन चैप्टर में से मेन जो पार्ट है अभी उसको सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है बेटा हमारा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एवर, जिसमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी था तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हुआ करता था, अब तो बेटा बहुत इजी टॉपिक हो चुका है, बिलीव मी। सबसे पहले बेटे जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो टिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड दे रखे हैं। सिंपली आपको एक लाइन आप लोगों ने याद की होगी कि नहीं की होगी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हो रहा है बलवान सोना चांदी तौले, चोर सोना चोरे। ये बेटा ये टिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनको याद करने का मैंने एक तरीका बनाया था, हमारे टीचर्स ने भी हमको पढ़ाया था, इसी वे में याद करवाया था कि साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस का कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से टेन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इन्हीं के ऑपोजिट होते हैं हमारे कोसेक, सेक और कॉट। तो अगर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा बहुत ही नॉमिनल और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब हमें मालूम है कि इस 3 को यहां हम भेज सकते हैं, तो कितना अगला स्टेप हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3। अब cot क्या होता है बेटे, cot tan का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो ये कितना है हमारे पास में बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे गायब क्या है बेटे, हाइपोटेनियस गायब है। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। और वैसे भी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 अगर दे रखे हैं तो हाइपोटेनियस कितनी होगी बेटे, वो 5 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वो वैल्यू देखिए यहाँ पे कॉस का बेटे रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अभी यहाँ से निकाल लेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन चेक करने वाले भी मतलब सिंपली क्या करना है बेटा, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिलीव मी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। दूसरा है बेटे स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल के लिए बेटा एक छोटी सी टिप्स ये है कि जैसे ही आपको
बोर्ड्स में आपको कॉपी मिले, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी सी टेबल है। जो स्टैंडर्ड एंगल है उनकी वैल्यूज को बेटा कब तक याद करोगे और कितना ही याद कर लोगे। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया और 90 डिग्री, इन एंगल्स के बेटे कब तक वैल्यूज को याद करोगे। तो उसको बनाने का एक ट्रिक है जो आप लोगों को सीख ली होगी अब तक तो आप लोगों ने। याद मत करोगे, क्योंकि याद करोगे तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होगा। तो अपनी एंट्रीज को बोर्ड की कॉपी में फिल करने के बाद में सबसे लास्ट वाले पेज पे, क्योंकि टाइम मिलता है 15 से 20 मिनट्स आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले, तो उसमें क्या करनी है, वो टेबल को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और अगर इसमें से ना भी आए क्वेश्चन, तो हमारे पास में एक और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो वहां बेटे कहीं ना कहीं ये वैल्यू यूज हो ही जानी है। तो बेहतर यही है कि याद गलती से जल्दबाजी के चक्कर में आपने कोई गलत वैल्यू पुट कर दी, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बेटा गड़बड़ हो जाएगा। अब हम 40 और 45 या 50 मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें भी अगर आप छोटे मोटे एरर के चक्कर में वो नंबर गवा देंगे, तो बेटा सब कुछ बर्बाद हो जाना है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल की वो टेबल आती है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपली आपके सामने होंगे। साइन 30 की वैल्यू जो होगी उस टेबल में से साइन 30 की जगह पे साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे। tan 45 है तो tan 45 की वैल्यू पुट कर लेंगे। कोसेक 60 है उनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इन दोनों के बीच में प्लस है तो जो इनकी वैल्यूज आएंगी उनको प्लस कर लेंगे, और ये हमारे पास में माइनस है, जो प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ ये अपॉन में दे रखा है, ये पूरा का पूरे डिजिट कहाँ होगी, हमारी अपॉन में होगी। तो इनको बाद में क्या करना है, आपको डिवाइड करना, हल्का फुल्का सा छोटू मोटू सा क्या है बेटे सोल्यूशन है उसका, और बहुत नॉमिनल तरीके से आराम से कर लेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट पार्ट दे रखा है बेटे आइडेंटिटीज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटे इससे आता ही आता है, और कोई भी पेपर हो आपका, चाहे स्टैंडर्ड का हो और चाहे बेसिक का हो। हाँ, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा रुक सकते हैं आप, अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्योंकि टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब जो आप लोगों ने क्लास 9 में एक 3rd चैप्टर पढ़ रखा होगा RS अग्रवाल में, अगर राइटर की अगर बुक अगर आपने पढ़ी हो या प्रैक्टिस की हो, उस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A+B+C का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, वो सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में होंगी। रैशनलाइज वाला टॉपिक आपके दिमाग में होगा, तो ही आप टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और कुछ टिग्नोमेट्री के कुछ फैक्ट्स हैं, अगर वो आपके दिमाग में है, तो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन बेटे बाहर नहीं जाएगा। इसमें पिछली से पिछली बार भी एक अंडर रूट में एक क्वेश्चन जो दे रखा है, शायद 1 माइनस कॉस ऐसे करके है, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा करके कुछ क्वेश्चन है, और आगे समथिंग समथिंग कुछ प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद है तो ही आप इस टॉपिक में जाइए, अदरवाइज इसको फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर के लिए मैं अभी आपको इतनी मेहनत नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये 3 नंबर इसके लिए बेटे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको प्रीवियस जो आइडेंटिटीज है वो आपको सारी की सारी अगर आएंगी तभी आप बेटे कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये 2 पार्ट भी अगर कर लिए सक्सेसफुली, तो भी बेटा टिग्नोमेट्री में से बहुत सारा स्टफ आपके पास में आ चुका है। इसमें मेरा एक बेस्ट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो शायद मैंने पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे cos A+B इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा अगर दे रखा है साइन 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जो कॉस में जो वैल्यू लाई करती है √3/2 ये मान लीजिए, और साइन यहाँ पे दे रखा है A-B इज इक्वल टू 1/2। मान लीजिए कि ये 2 चीजें कंडीशन दे रखी है, और आपको निकालनी है एंगल A की वैल्यू निकालनी है, और एंगल B की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन ये है कि जो वैल्यू जो आएगी वो 0 से 90 के बीच में क्या कर रही होगी, वेरीज कर रही होगी, आई मीन बिलोंग करेगी थीटा की जो वैल्यू है। अब बहुत इजी है बेटा, कॉस में आपको यहाँ कॉस दे रखा है, तो आपको बस क्या चीज देखनी है, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। आप बस यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर लेंगे, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, और मतलब A+B इज इक्वल टू पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड एंगल आपके पास में आ जाएगा। ऐसे ही साइन में आपको देखना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, फिर साइन से आपका साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, A-B बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में सीख चुके हैं, और वहां से एंगल A और एंगल B की वैल्यू निकल आएगी। काफी बार बेटे मैंने ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा इसके बाद में एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और ये टॉपिक के बाद में खत्म। आज की वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी।
लेकिन प्रॉमिस करिए आप लोग मुझे कि जो ये टॉपिक मैंने आज जिनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो आप डेफिनेटली घर पर प्रैक्टिस करोगे और इतनी बार प्रैक्टिस करोगे कि खुद को भी ये मतलब प्राउड फील हो कि हाँ मैंने, देखो बेटा 14 चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, कम से कम ये 7 चैप्टर अगर आप करके जाएंगे तो 50% का तो मार्जिन आप लोगों ने गेन कर ही लिया है ना। अब जो कभी कभार आपने पढ़ा होगा तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो वहां से किसी भी तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे, बना लेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो 40 45 50 बहुत इजी टारगेट होता है उसको अचीव करना, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में से बेटे 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी का होता है बेटे मीडियन। मीडियन में एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, जैसे कि यहाँ दे भी रखा होगा, जैसे कि यहाँ मीडियन निकालना है आपको, यहाँ आपको मीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और यहाँ मोड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बातचीत नहीं की है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा। मान लीजिए कि मीन निकालना है आप लोगों को, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एज वेल एज आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं कि मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और मोड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इनके साथ साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जो कि क्वेश्चंस क्या है, मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, जैसे कि x, x+1, x+5 और x+4, ये आपके पास में कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 4, और इनका मीन आपको गिवन है। मान लीजिए कि इनका मीन आपको 25 गिवन है और आपको क्या निकालनी है, ये सारे की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये फाइंड आउट करनी है। बहुत बेसिक, जो आप लोगों ने शायद क्लास 6 और 7th में, 6 में नहीं सॉरी 7th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। एक फॉर्मूला मीन का फॉर्मूला जो होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और धड़ाक से इसका आंसर निकल आएगा। आपको मालूम है मीन कितना दे रखा है 25, तो मीन की जगह 25 रखेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज जो हमें दे रखी हैं इनको क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है 4 है 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और उन x की वैल्यूज को क्या करेंगे आप इसमें पुट कर देंगे, मीन आप निकालना सीख गए। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटे एक एक नंबर में पूछे जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। वहीं अगर बात करेंगे कि मोड निकाल दीजिए और आपको कुछ एक फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, और मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज कितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटे, हमारा मोड होगा। और वहीं मीडियन का मतलब क्या होता है, अगला जो पार्ट है मीडियन। मीडियन का पार्ट क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसीज है आपके पास में, और इन फ्रीक्वेंसीज को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो मैंने 2 3 5 2 3 4 5, मैंने 4 और 5 लिख दिया। अब इसमें से बिल्कुल बीचा बीच वाला नंबर कौन सा होगा, मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट जो नंबर जो इनमें से जो आएगा। अब बेटे इनमें से तो मिडिल मोस्ट नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 बच जाएंगे यहाँ, तो इनके बीच का जो यहाँ नंबर जो आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो ये एक एक नंबर की कैटेगरी के हैं। अगर आप बात कर रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो बेटा ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला है, बाकायदा आपको बहुत बार आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करते में बार बार आप उस फॉर्मूले को लिखिए, रिवाइज करिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसे ही मीन 3 तरीके से निकालते हैं, एक हम डायरेक्ट वे से निकालते हैं और एक निकालते हैं अज्यूम्ड में से और एक निकालते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन से। तो स्टेप डेविएशन अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें प्रैक्टिस बेसिस पे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम्ड मुझे मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। अगर अज्यूम्ड भी नहीं आ रहा है तो बेटे डायरेक्ट मेथड को तो आप अच्छी तरीके से कर ही लीजिएगा। और याद रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जनरल क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, उसके साथ साथ में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ये पूरा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में से बहुत अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन है बेटा, इसको तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा, वो लास्ट टॉपिक है और वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्लास 7 से आपने कितनी बार पढ़ा है और उनके मोस्ट फेवरेट और फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आप लोग काफी बार सुन चुके हैं। एक डाइस पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस होगा हमारा, एक होगा कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है कि 3 कॉइन्स को अगर साइमल्टेनियसली अगर आपने स्पिन किए हैं
तो एट मोस्ट हेड कौन से आएंगे, एटलीस्ट हेड कितने होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, जो डेक ऑफ कार्ड जो 52 कार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ओनली। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, जब 52 जो कार्ड्स का जो एक डेक जो होता है उसमें, तो 12 हमारे पास में फेस कार्ड्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर पे प्रोबेबिलिटी निकलती है। एक और क्वेश्चंस मैंने देखा था सैंपल पेपर्स में, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर ट्रू वैल्यू अगर होती है या ट्रू इवेंट होता है, कौन सा होता है बेटा, ट्रू इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हाईएस्ट कितनी होती है, और वो बेटे होती है हमेशा, श्योर इवेंट बोल लीजिए, ट्रू इवेंट बोल लीजिए, और इनकी हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, जो 1 होगी। तो आपको दिया जा सकता है कि कुछ परसेंटेज में दे दिया या फिर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया, और आप लोगों से ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से कम ही होता है, मतलब 1 से 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में ही हमेशा क्या निकलती है, प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब यहां देख लीजिए, ये फॉर्मूला है बेटे प्रोबेबिलिटी का, probability of event is equals to favorable outcomes upon all possible outcomes। आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए। सैंपल स्पेस कैसे निकलता है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट को स्पिन किया तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो जो हेड और टेल निकल के आया है ये कंडीशन क्या हो गई बेटे, सैंपल स्पेस हो गया। तो कुछ एक तो फेवरेट ऐसे हैं जो हमेशा से आते हैं, जैसे डाइस है, एक डाइस को अगर आप स्पिन करेंगे, सॉरी डाइस को स्पिन नहीं करेंगे, अगर डाइस को अगर आप रोल डाउन कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 एंड 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया बेटा, सैंपल स्पेस हो गया। और जब कभी भी एक डाइस को थ्रो करने में अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सैंपल स्पेस बनाएंगे, और सैंपल स्पेस ऐसे ही बनेगा। आगे बात करते हैं सर्टेन इवेंट, जो कि शायद मैं बता चुका हूं अभी आपको, यहाँ ट्रू इवेंट्स के बारे में बता चुका हूं, श्योर इवेंट के बारे में बता चुका हूं, और हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी जो आएगी बेटे वो क्या होगी, 1 आएगी। और वो कब आएगी, जब श्योर इवेंट होगा। अगला है बेटे इम्पॉसिबल इवेंट। मान लीजिए कि कोई एक इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और हम उस इवेंट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे, 0 होगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा, मेहनत आप लोगों ने जितनी की है, लास्ट मोमेंट पे 20 to 30 डेज है हमारे पास में, और इनमें अगर आपने बहुत शिद्दत से अगर मेहनत कर ली, मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बहुत अच्छे का मतलब है कि जब बहुत अच्छे बेटे होते हैं 70-75 मार्क्स होते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर इन 7 चैप्टर्स पे आपने बहुत अच्छे से और डीप में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, सीबीएसई बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है, और ये 7 चैप्टर में से 40-45 इजीली स्कोर कर लोगे, बिलीव मी। लेकिन मेहनत आप करोगे तो ही काम हो पाएगा। हम टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं, लेकिन मेहनत सारी की सारी आपकी है। कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं पूरी कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको एक और वीडियो में लेके आऊं, जिससे जिन बच्चों को सोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो वो एक बार गो थ्रू अगर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से बहुत जबरदस्त मेहनत करिए और प्रूव करिए अपने आप को खुद को कि लास्ट मोमेंट के टाइम पे भी आपने मेहनत की और उसमें भी हम लोगों ने उतना अचीव कर लिया, और जिसके लिए हम डर रहे थे उससे कहीं ज्यादा हम स्कोर कर बैठे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइल ऑन योर फेस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।